करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर खिदमत है। मैं मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत, माशरत और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामे शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। वो एक माहिर वकील हैं जो दीवानी, फौजदारी और टैक्स के मामलात पर अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। आमतौर पर कवानीन में तरमीम करने के लिए हुकूमती या पार्लिमानी कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं जो तफसील के साथ कवानीन का जायज़ा लेकर कवानीन में तरमीम की सिफारिशात तैयार करती हैं। 2010 में उस वक्त की पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत ने भी आइन में तरमीम करने के लिए एक पार्लिमानी कमेटी बराए आइनी इस्लाहात तश्कील दी जो पार्लियामेंट में तमाम जमातों की नुमाइंदा थी, जो कि अब पाकिस्तान की एक आइनी तारीख का एक हिस्सा बन चुकी है। क्या पार्लिमानी कमेटी ने कौमी मफाद के फैसले किए या सियासी पार्टियों के मफादात में फ़ैसले किए? ये फ़ैसला अब सियासी निकादों ने करना है। आज तक इस मौजू पर किसी सियासी या आइनी तज्ज़िया निगार ने कोई तज्ज़िया पेश नहीं किया जिससे इस पार्लिमानी कमेटी के काम और किरदार का जायज़ा लिया जा सके। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप पार्लिमानी कमेटी बराए आइनी इस्लाहात 2010 के बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, आपने अभी जो तारफ़ करवाया है अपने प्रोग्राम का, उसमें ये बताया है कि जब भी किसी अहम मसले पर को आइनी या कानूनी तब्दीलियाँ करनी होती हैं तो उनके लिए कमेटियाँ बनाई जाती हैं। कमेटी बनाने का असल मकसद ये होता है ताकि कमेटी गौर के साथ जो तमाम पहलू हैं या तमाम इम्प्लिकेशंस हैं, असरात हैं किसी लेजिस्लेशन के, उनका जायज़ा ले सके। और आम तौर पर बिल इंट्रोड्यूस कराने से पहले हुकूमतें ख़ुद अपनी कमेटियां बनाती हैं, वज़ारती सतह की कमेटियां जो इस किस्म के काम करती हैं। जबकि उसके बरक्स जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें दोनों हाउसेस यानी कि नेशनल असेंबली और फिर सेनेट जो है उसकी अपनी भी स्टैंडिंग कमेटियां हैं, बल्कि हर वजारत जो है उसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसका काम ही ये होता है कि जो भी बिल किसी महकमे से मुतल्लक होता है, किसी वजारत से मुतल्लक होता है, जब वो हाउस में इंट्रोड्यूस होता है तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है ताकि वो कमेटी तफसील के साथ उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा ले ताकि कानून साजी जो है उसको प्रॉपर तरीके से किया जा सके और मजवज़ा कानून में किसी किस्म की गलती ना रह जाए। क्योंकि जब कोई कानून बन जाता है तो अगर उसमें गलती चली जाए तो फिर उसको दूर करने का तरीका भी वही है जो कि नई कानून साजी का है। दूसरे लफ्ज़ों में यह है कि कानून साजी एक इंतहाई लंबा प्रोसेस होता है, सब्र आज़मा प्रोसेस होता है। अगर इसकी कास्ट का जायज़ा लिया जाए तो पार्लियामेंट के सेशंस पे करोड़ों रुपया आवाम के टैक्सेस का खर्च होता है। तो इस तरह कानून साजी एक इंतहाई महंगा प्रोसेस है जमहूरी सिस्टम में। डॉक्टर तो ये जो अभी आपने बात की 2010 की कमेटी की, तो चूँकि उस वक़्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत सारी जो आइनी तरमीम जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत की गई थी या फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव था उसके ऑर्डर से की गई थी, तो उससे जो आइन का हुलिया है उसको काफ़ी हद तक बदल दिया गया था। तो उस वक़्त चूँकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी थी और बाकी पार्टियां जो हैं जिनकी भी हाउसेस में नुमाइंदगी थी, तो पीपल्स पार्टी बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां करना चाहती थी जो कि उनके सियासी मफादात के मुताबिक हों। तो इस गरज के लिए उन्होंने तमाम जो सियासी जमातें थी पार्लियामेंट के अंदर उनके साथ रब्ता किया और मकसद ये था कि जो भी आइनी तरमीम की जाए तो वो मुतफ़िक़ा तौर पर की जाए। तो इस तरह
ایک پارلیمنٹری کمیٹی برائے ترامیم ان کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مقرر کی گئی، جو ایک بڑی براڈ بیسڈ کمیٹی تھی جس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود تھی، اور اس جو کمیٹی ہے اس نے اخبارات میں اشتہارات دیے تاکہ جو لوگ بھی اپنی تجاویز پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کمیٹی کو تجاویز پیش کریں، اور وہ تجاویز جو ہیں ان پر پھر غور و خوض کے بعد کمیٹی نے تقریباً 100 سے زیادہ آئین میں ترامیم جو ہیں ان کی تجویز پیش کی، ریکمنڈیشن دی، جو کہ بعد میں کانسٹیٹیوشن 18th امینڈمنٹ 2010 کی صورت میں پارلیمنٹ سے پاس ہوئی اور آج ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا 2010 میں آئینی ترامیم ہونا ضروری تھا؟ دیکھیں، یہ جو کسی قانون میں اور خاص طور پہ آئین میں ترامیم کا مسئلہ ہے، میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ یہ جتنی بھی ترامیم ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری جو بھی اس وقت گورنمنٹ پاور میں ہوتی ہے اس کے جو سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے یا سیاسی مفادات ہوتے ہیں ان کے مطابق ہوتی ہیں۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں بہت کم ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جب پارلیمنٹ نے کوئی ایسی تبدیلیاں کی ہوں جو براڈ بیسڈ ہوں، جو کہ عوامی جو حقوق ہے ان کی ترجمانی کرتی ہوں۔ اکثر یہ سیاسی جماعتوں کے مفادات ہوتے ہیں کہ آئین کو اس طریقے سے کر دیا جائے یا اس طریقے سے کر دیا جائے، اور ان کا ان دا لانگ ٹرم بینیفٹ بھی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو ہوتا ہے۔ اگرچہ کہا یہی جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ریاستی مفادات میں اور قومی مفادات میں کیا جا رہا ہے، جبکہ ریاستی مفادات یا قومی مفادات بیسیکلی وہی مفادات ہوتے ہیں جو کہ اس وقت سیاسی پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے اس کے مفادات ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی معقول ڈیفینیشن موجود نہیں ہے جو قومی مفادات اور ریاستی مفادات کو پراپرلی ڈیفائن کر سکے، تو اس طرح جو بھی سیاسی پارٹی میجورٹی رکھتی ہے پارلیمنٹ میں، تو جب بھی اسے موقع ملتا ہے تو اپنے سیاسی ایجنڈے سے مطابقت رکھتے ہوئے وہ قوانین میں اور آئین میں تبدیلیاں کر لیتی ہے۔ یہ تو ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، میں آپ کو آئین میں ہونے والی ساری جو ترامیم ہے ان کی ہسٹری بتا سکتا ہوں کہ وہ کیوں کی گئی۔ تو اس طرح عام طور پر یہ ترامیم ہوتی ہیں، وہ ضروری ہوتی ہیں یا نہیں، وہ قومی مفاد میں ہوتی ہیں یا نہیں، لیکن جو برسر اقتدار سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس کے مفاد میں ضرور ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں 2010 میں جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں وہ قومی مفادات میں ہوئی ہیں یا سیاسی لیڈروں یا پارٹیز کے مفادات میں ہوئی؟ یہ دیکھیں جی، اس کا اگر میں مختصر جواب دوں تو دیٹس ویری کلیئر۔ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جتنی بھی خاص طور پہ آئینی ترامیم ہوتی ہیں نا، یہ کبھی بھی قومی مفاد میں نہیں ہوتی۔ جو بھی سیاسی جماعتیں برسر اقتدار ہوتی ہیں یہ ان کے سیاسی مفادات میں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت دیکھیں کہ جتنی بھی ترامیم کی گئی وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے مفادات میں تھی۔ مثلا دیکھیں کہ اس میں آئین جو ہے اس میں کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ختم کر دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ جو ہے اس کے ختم ہونے سے ہمارا وفاق جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو گیا ہے، اور بیسیکلی یہ صوبائی امپاورمنٹ جسے ماڈرن لینگویج میں کہتے ہیں پروونشل اٹانومی کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے، لیکن اتنی بڑی جو اختیارات کی شفٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وفاق کے خلاف ہے، اور الٹیمیٹلی اگر ان تمام ترامیم کو ریورس نہ کیا گیا تو پاکستان کا وفاق جو ہے یقیناً اس کو آنے والے وقت میں خطرات ہو سکتے ہیں۔ ایک اور میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، مثلا دیکھیں کہ یہ ہمارا جو نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس تھا NWFP جسے کہتے ہیں، اس کا نام خیبر پختونخوا کر دیا گیا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کون سا قومی مفاد تھا۔ یہ اس وقت جو ENP تھی، عوامی نیشنل پارٹی، چونکہ اس کا ووٹ بھی چاہیے
تھا तरमीम के लिए, तो उनको राज़ी करने के लिए, बल्कि उन्होंने कहा जी कि हमारी डिमांड ही एक है कि NWFP का नाम जो है वो पख्तूनख्वा रख दिया जाए, लेकिन बाद में उसको खैबर पख्तूनख्वा किया गया, जिस पे ANP जो है राज़ी हो गई। तो इस तरह जितनी भी तरमीम की जाती हैं, मैंने बहुत कम देखा है कि वो कौमी मफादात में हूँ, अक्सर सियासी और सियासी जमातों के मफादात में होती हैं। डॉक्टर साहब, 2010 में होने वाली आईनी तरमीम से मुल्क और वफाकी निज़ाम ताकतवर हुआ या कमज़ोर? अगर इसका जी सिंपल और मुख्तसर जवाब दिया जाए तो जैसा कि पहले मैंने थोड़ा सा इशारा किया है कि देखें कि जो कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट थी उसके ख़त्म होने के बाद हमारा जो इख्तियारात की एक बहुत बड़ी जो लॉट थी वो प्रोविंसेस को मुंतकिल होगी। हालांकि हमारे सूबों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि उन सब्जेक्ट्स पर इख्तियारात को संभाल सकें, और आज तक 11 साल के बाद भी वो उन इख्तियारात को प्रॉपरली या उन शोबों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सके। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन की जो 18th अमेंडमेंट है जो कि 2010 में हुई, उससे हमारा वफाक जो है वो कमज़ोर हुआ है, वो मजबूत नहीं हुआ। और इससे जो मैं अभी बात कर रहा था कि देखें कि ये एक बिल्कुल हमारे जो सियासी मफादात हैं उनकी तर्जुमानी करती है, इसमें कतई तौर पर कोई कौमी मफाद इन्वॉल्व नहीं है। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या अपना तहरीरी या वॉइस मैसेज भेजें। आप हमारी ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। आप कमेंट्स की सूरत में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मशावरत फराहम की जाएगी। अगर आप इस गुफ्तगू को मुफीद समझते हैं तो इसको अपने जानने वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब कमल आपसे इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।